हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। तो पिछले वीडियोस में हम लोग ने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम और एचआरएम मॉडल के पार्ट 2। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के कंटिन्यूएशन। तो पिछले वीडियो में हमने फॉर्मबर्न मॉडल, हार्वर मॉडल और गेस मॉडल डिस्कस किए थे। तो विदाउट मच फर्दर अडू हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं वॉरविक मॉडल। तो ये जो बड़ा पिक्चर देख के आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसको हम लोग पूरा सिंपल अच्छे वे में पूरा मैं समझा दूंगी। तो वॉरविक मॉडल जो है गेस्ट मॉडल की तरह ही है। अगर आपको कुछ पता करना है, अगर आपको जानना है कि गेस्ट मॉडल क्या है, आप प्लीज़ वो पिछले वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई कार्ड में डाल दूंगी, आप लोग उसको चेक कर लीजिए। तो इस वॉरविक मॉडल में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इन लोगों ने कुछ वॉरविक मॉडल में कुछ बाहरी फैक्टर्स को भी कंसिडर किया है, उस पर भी थोड़ा सा विचार किया है। तो इस मॉडल में बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं: आउटर कॉन्टेक्स्ट, इनर कॉन्टेक्स्ट, एचआरएम कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रैटेजी कॉन्टेक्स्ट और आपका एचआरएम कंटेंट। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आउटर कॉन्टेक्स्ट के बारे में। तो ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल देख के समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई कंपनी है और वो लोग वहाँ एक लैंड एक्वायर किए, लैंड खरीद लिया है और वहाँ पे उनको एक प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करना है। तो एक फैक्ट्री जब आप किसी जगह पे शुरू करते हैं तो आप ऐसे ही नहीं शुरू कर सकते कोई कंपनी ऐसे, क्योंकि वो जो लैंड है वो एक वहाँ पे एक स्टेट या किसी सिटी में आप लोग शुरू कर रहे हैं कंपनी, तो वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, वहाँ के जो बाकी एनवायरमेंटल फैक्टर्स आपको उस कंपनी को देखना पड़ेगा। तो ये नहीं कि कंपनी एक अलग सी जगह पे सिचुएटेड है, कंपनी उस स्टेट में है तो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट फैक्टर्स जैसे कि सब्सिडी अगर उनको मिलता है या वहाँ पे क्या कानून फॉलो किए जाते हैं, वहाँ के जो वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल का क्या रूल है, मतलब जो फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको क्या कैसे वो लोग डील करते हैं, तो ये सब उसका फैक्ट्री को समझना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा वो रूल्स और रेगुलेशन, और उनको अपने फैक्ट्री के जो जब वो फ्रेम करते हैं तो सब कुछ फॉलो भी करना पड़ेगा। और इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान रखते हुए उनको अपने फैक्ट्री का ऑब्जेक्टिव्स प्रिपेयर करना पड़ेगा। और शायद वो लोग अनुमान किए हैं उस ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स को लेके कि हाँ, अगर हमने ये सारे गवर्नमेंट रेगुलेशंस या सब कुछ जो फॉलो किया है, उसके बाद चलो मान लीजिए 5-10 साल के बाद उनको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन मान लीजिए जब फैक्ट्री जब शुरू होने वाली थी तब एक सरकार थी और उसके बाद वहाँ की सरकार बदल दी और वो लोग कुछ और चेंजेस और वो सरकार कुछ और चेंजेस लेके आए। तो कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जब उस पर चेंज किया तो उनको पता चला कि जो 5-10 साल तक जो प्रॉफिट मिलना था वो शायद 20 साल तक बदल दिया। तो ये मुमकिन नहीं है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक कंपनी जो है इग्नोर करके या उनको नज़रअंदाज करके वो फैक्ट्री शुरू कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहती हूँ, जैसे सिंगूर केस था, टाटा सिंगूर केस। उसमें उस समय पे जो वहाँ वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट थे उन्होंने प्रॉमिस किया था टाटा मोटर्स को लैंड देने के लिए, टाटा नैनो के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन बीच में जो वहाँ तब के ऑपोजिशन पार्टी थे उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया और ये टाटा मोटर्स जो है नैनो का प्रोडक्शन, मतलब उन लोगों ने सब कुछ शुरू कर दिया था वहाँ पे, कंपनी ने अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे डाल दिया था। लेकिन वो प्रोटेस्ट के बाद कि उन्होंने इलीगल तरीके से वो लैंड एक्वायर किया है, वो प्रोटेस्ट के बाद टाटा मोटर्स को अपने नैनो का प्रोडक्शन प्लांट सानंद गुजरात में चेंज करना पड़ा। ये हुआ था 2006 के करीब। तो उसके बाद अभी रिसेंटली एक जजमेंट आया था, शायद अक्टूबर 2023 में, कि टाटा मोटर्स को शायद 766 करोड़ का जो अमाउंट उनको मिलना चाहिए विथ इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट डाल दिया था। इससे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि चाहे वो जो भी फैक्ट्री हो
ये नहीं कि वहाँ के गवर्नमेंट रेगुलेशंस जो भी वहाँ के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, मतलब आपको जो लीगल फैक्टर्स हैं उसको इग्नोर करके आप एक जगह फैक्ट्री नहीं शुरू कर सकते। जैसे आपको याद होगा कोका कोला के अगेंस्ट पे ऐसे ही प्रोटेस्ट हुआ था कि उन्होंने जो वेस्ट डिस्पोज किए थे उसकी वजह से वहाँ के पानी जो है बहुत ही गंदा हो गया था, तो इनको वहाँ वहाँ से वो फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स इंडिया में भी अवेलेबल है। तो ये है आउटर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या क्या फैक्टर्स है, वो है सोशियो इकोनॉमिक, टेक्निकल, पॉलिटिकल, लीगल, कॉम्पिटिटिव। जैसे मैंने बताया सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, जैसे अभी जो एग्जांपल्स दिए थे। टेक्निकल माने जैसे आपको याद है पहले हम लोग हर जगह अपना नोट मतलब पैसा लेके जाते थे, लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा कन्वीनियंटली जो छोटा सा भी दुकान में जाते हैं तो वहाँ पे क्यूआर कोड अवेलेबल होता है, आपको स्कैन करके बस पे करना पड़ता है। तो इस तरह हर एक कंपनी, हर एक सेक्टर में वो अपडेशन लाना, टेक्निकल अपडेशन लाना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आपकी कंपनी को तरक्की मिलेगी, आगे बढ़ेगी। नहीं तो वो कंपनी स्टैग्नेंट रह जाएगी और कहीं और कुछ साल बाद वो कंपनी बंद ही हो जाएगी। तो ये है आउटर कॉन्टेक्स्ट। अब ऐसे ही आउटर कॉन्टेक्स्ट में जब भी बदलाव आता है तो इनर कॉन्टेक्स्ट भी उसके हिसाब से बदल दिया जाता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, पॉलिटिक्स, लीडरशिप हो गया, टास्क, टेक्नोलॉजी, बिजनेस आउटपुट्स। तो जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जो आंतरिक फैक्टर्स है उस पर भी बहुत सारा प्रभाव पड़ता है उनके आउटर कॉन्टेक्स्ट। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, जैसे मान लीजिए कि हमारे इंडिया में कल्चर है कि कभी कभी 9 to 5 भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 5 तक ही आपको काम करना। जैसे 5 बज जाए आप लोग वहाँ से निकल सकते हैं। कभी कभी जब वो काम ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बैठना पड़ता है ऑफिस में। और कुछ कंपनीज ये प्रोविजन देते हैं कि ओवर टाइम के लिए आपको वो पे करेंगे कुछ कॉम्पनसेशन, या कुछ कंपनीज ये करते हैं कि आप जो ओवर टाइम वर्क किए हैं उसको एक्यूमुलेट करके आप छुट्टी ले सकते हैं। या कुछ कंपनीज कुछ भी नहीं करते कि आपने ओवर टाइम वर्क किया, बस काम के लिए आपने वर्क किया। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे चेंज बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। अब अगला है आपका इनर कॉन्टेक्स्ट। अब जो इनर कॉन्टेक्स्ट है उस वो दो भाग में डिवाइड किया है, एचआरएम कॉन्टेक्स्ट और बिजनेस स्ट्रेटेजी कॉन्टेक्स्ट। जैसे मैंने बताया एचआरएम कॉन्टेक्स्ट, उसका रोल, डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, एचआर आउटपुट्स, उन सब में बदलाव आ सकता है। नेक्स्ट है बिजनेस स्ट्रेटेजी कॉन्टेक्स्ट। जैसे ये जो फैक्टर्स है, ये मैंने जो पहले बताया था, पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव माने आपके कोई आपके जैसा ही कोई और कंपनी भी वहाँ उस जगह पे है, तो आपको अपना जो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको बदलना पड़ेगा। आप जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं उसको बदलना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स, सब कुछ जो फैक्टर्स, वेरियस फैक्टर्स हैं उसके हिसाब से बदलना पड़ेगा। अब जब इन सारे चीज़ में बदलाव आ गया है तो एचआरएम कंटेंट में भी बदलाव आएगा। जैसे वर्क फ्लो, रिवॉर्ड सिस्टम्स, एम्प्लॉय रिलेशंस जो है वो बदल सकता है। जैसे कुछ स्टेट में मिनिमम वेज डिफरेंट है, कुछ स्टेट में मिनिमम वेजेस मान लीजिए अगर 100 है तो कुछ स्टेट में वो सिर्फ 50 ही है। तो आपको स्टेट के हिसाब से वो मिनिमम वेज का जो फैक्टर है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, वो सब बदल देना पड़ेगा। तो इस तरह जो रिवॉर्ड सिस्टम, एम्प्लॉयर रिलेशन, सब कुछ बदल सकता है। तो गेस्ट मॉडल और वॉरविक मॉडल में सिर्फ ये फ़र्क है कि इस वॉरविक मॉडल में एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स को भी कंसिडर किया है। ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट आउटकम, फाइनेंशियल आउटकम, उनमें सब बदलाव लाने के लिए आपको एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स भी उसमें इफेक्ट होता है, ये बताया गया है वॉरविक मॉडल में। अब अगला है उलरिच मॉडल। ना उलरिच मॉडल में आप देख सकते हैं सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं: स्ट्रैटेजिक पार्टनर, चेंज चैंपियन, एम्प्लॉय चैंपियन और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। स्ट्रैटेजिक पार्टनर मतलब जैसे अगर आप एचआर मैनेजर हैं या एचआर मैनेजमेंट है, तो आप जब भी कोई प्लानिंग बनाते हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने एक गोल बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई मिलाव नहीं है, तो वो एक अच्छा प्लानिंग नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि प्रॉफिट इंक्रीज करना,
तो प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए उस कंपनी को ज़्यादा सेल्स करना पड़ेगा, और वो सेल्स इंक्रीज करने के लिए आपको कुछ सेल्स मैनेजर्स को रिक्रूट करने पड़ेंगे। तो एक एचआर मैनेजर को प्लान करना पड़ेगा कि ये, और आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने कितना कॉस्ट उसमें स्पेंड कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको प्रॉफिट इंक्रीज करना और इधर से आप अपना कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। तो आप लोग ये सोचेंगे, तो वो एचआर मैनेजर ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग न्यू रिक्रूट्स, न्यू फ्रेशर्स को हायर करेंगे ताकि उनको थोड़ा सा पैसा कम दे सकता है कंपेयरिंग टू जो एक्सपीरियंस लोग हैं। तो इससे क्या होगा, वो लोग ज़्यादा काम करेंगे और उनको भी एक नौकरी मिल जाएगी और आपका सेल्स भी बढ़ सकता है। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग, एचआर मैनेजर प्लानिंग करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ मिलजुल के ही करना पड़ेगा। चेंज चैंपियन अगला। नाउ चेंज चैंपियन का मतलब यह है कि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज आ रहा है। जैसे एक आईटी कंपनी है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा टीएल है और वो टीएल रिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जो टीम मेंबर्स हैं वो लोग बहुत डीमोटिवेटेड है कि वो टीएल रिजाइन कर रहे हैं। तो एचआर मैनेजर या मैनेजमेंट को एक चेंज एजेंट की तरह काम करना पड़ेगा कि तो शायद टीम मेंबर्स जो है थोड़ा सा प्रोटेस्ट करेंगे या उनमें वो बहुत डिमोटिवेट होके वो रिजल्ट्स नहीं लेके आ पाएंगे जो वो पहले लेके आते थे, या वो भी सोचेंगे कि हाँ चलो हम भी रिजाइन करके जा सकते हैं। तो इस तरह वो एम्प्लॉयज़ एक केओस, एक बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में होंगे। तो एक एचआर मैनेजमेंट को उनको अच्छे से समझाना पड़ेगा, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि आप लोगों को जैसा था वैसे ही एक टीएल मिलेगा और आप लोग कंफर्टेबल रहेंगे। तो इस तरह जब भी कोई चेंज होता है ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने छोटा सा एग्जांपल दिया था, जब बड़े से चेंजेस आएंगे, जैसे मान लीजिए एक्सटेंडेड वर्क आवर्स या कुछ भी, जो भी बड़े चेंजेस लेके आएंगे तो एम्प्लॉय ज़रूर प्रोटेस्ट करेंगे। जैसे पहले, बहुत पहले जब सब कुछ हैंड रिटन था, उससे कंप्यूटर में चेंज किया था। तो जब वो चेंज हुआ था तो बहुत सारे लोग ये डर में थे कि नहीं कंप्यूटर आ जाएगा तो हम सबकी नौकरी चली जाएगी। तो वो लोग उसको पूरा प्रोटेस्ट करने लगे। उससे भी पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जब मशीन्स को इंट्रोड्यूस किया था, तब भी लोगों के दिमाग में ये था कि नहीं, जब मशीन्स आ जाएगी तो हमारी नौकरी तो चली जाएगी। तो इस तरह जब बहुत मेजर चेंजेस होता है तो एचआर मैनेजर्स का रोल बन जाता है कि वो जो चेंजेस है उनको हैंडल करें। एम्प्लॉयज़ में जो कन्फ्यूजन स्टेट है उसको मिटाने के लिए वो लोग एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करें। तो इस तरह एक अच्छा चेंजिंग एजेंट, कैटलिस्ट की तरह एचआर मैनेजर्स को काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉय चैम्पियन। एम्प्लॉय चैम्पियन बेसिकली ये होता है कि एम्प्लॉयज़, एचआर मैनेजर जो है एम्प्लॉय चैंपियन कैसे बन सकते हैं कि मान लीजिए आपके एम्प्लॉयज़ किसी एक सेक्टर में बहुत ही वो लोग बहुत मुश्किल झेल रहे हैं, वो लोग अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे, तो एज एन एचआर मैनेजर उनकी ड्यूटी पड़ती है कि आपको समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज़ क्या डिफ़िकल्टी वहाँ पे फेस करें। क्या वो वहाँ पे अच्छे टीम सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनको, या उनको टेक्नोलॉजिकली कोई प्रॉब्लम है, या उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, या वहाँ कुछ और मतलब वहाँ पे लोग कम हैं तो उनका बर्डन वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है। ये सब एक एचआर मैनेजर को समझना पड़ेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो भी दे सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग देना हो, नया रिक्रूटमेंट देना है, या कुछ और चेंजेस लाने हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, तो वो सब करके उस टीम की प्रोडक्टिविटी एचआर मैनेजर्स को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। वो है एम्प्लॉय चैम्पियन। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने पहले बताया कि एचआर मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ की डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई करके उनको अच्छे से ट्रेनिंग देना है। अब ये सब ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपने इतना कॉस्ट इंकर किया कि वो आपकी जो प्रॉफिट है उससे बहुत ज़्यादा है। ये नहीं होना चाहिए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव हो और उसका अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है। मतलब मान लीजिए कि एम्प्लॉयज़ ने आपके कंपनी में ट्रेनिंग लिया और वो उस ट्रेनिंग को लेके किसी दूसरे कंपनी में चले गए, तो इससे तो आपका ट्रेनिंग पूरा नुकसान हो गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ट्रेनिंग देने के बाद उसका इफेक्टिवनेस कितना मिला, मतलब उससे प्रोडक्टिविटी क्या मिला। ये नहीं कि एम्प्लॉयज़ जा रहे, तो आपको उस एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए, उस कंपनी में रिटेन करने के लिए जो भी स्टेप्स लेना है सब एचआर मैनेजर्स को लेना पड़ेगा। वो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। तो ये है उलरिच मॉडल। आई होप आपको समझ में
आया होगा। अगर मुझे थोड़ा-सा ये बोलने में जो दिक्कत आ रही है वो इसलिए कि क्योंकि मेरी हिंदी उतनी फ्लुएंट नहीं है कुछ। अगर लेकिन आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और भी टॉपिक्स आपको देखना है तो आप प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं ज़रूर उसको डिस्कस करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।